हेलो बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में मैं कुमारी श्वेता एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपको वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए भूगोल विषय पढ़ा रही थी और इसी भूगोल विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था। आज मैं उसी चैप्टर यानी आपदा प्रबंधन का दूसरा भाग लेकर के आई हूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा मैं फिर बारी बारी से आपके सामने करूँगी। तो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपाय को लिखें। बच्चों, सुनामी का नाम तो आपने सुना होगा। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र में या महासागरों में होती है। बच्चों, महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को ही हम सुनामी कहते हैं। सुनामी एक तरह की प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में मानव, जीव जंतु, वनस्पति, मकान आदि को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। सुनामी से बचाव के कुछ उपाय हैं जो इस प्रकार हैं। बच्चों, सबसे पहला उपाय है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव की वनस्पति को लगाना चाहिए, क्योंकि मैंग्रोव की वनस्पति जो है वो पानी के बहाव को रोकने में सक्षम होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा उपाय है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में तटबंध बनाना चाहिए। तीसरा है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि यदि कभी अचानक से सुनामी का पता चले तो उससे वो बचाव के उपाय कर सकें। इसके अलावे समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी का पूर्वानुमान यंत्र के सहारे पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए कि हाँ, अब हो सकता है कि सुनामी आने वाली है। इसके अलावे लास्ट में इसका उपाय है कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को हमेशा जागरूक करते रहना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें और बाढ़ से बचाव के सुझावों को लिखें। बच्चों, बाढ़ कैसे आती है? तो अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है और जल के जमाव के साथ ही अवसाद के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है और जैसे ही नदी के तल में गहराई में कमी आएगी, जल स्तर जो है ऊपर उठता जाता है और जिससे नदी के तटबंध पे दबाव पहुंचता है और जैसे ही नदी के तटबंध पे दबाव पड़ेगा तो तटबंध क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। फलतः नदी का जल जो है विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे कि बाढ़ आती है। तो बाढ़ से कुछ बचाव के उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय है हाथों से स्ट्रेचर बनाना, यानी कि टेम्पररी हाथों से स्ट्रेचर बनाकर, इसको क्या कहते हैं कि दो व्यक्ति एक दूसरे की कलाई इस तरह से पकड़ के अस्थायी स्ट्रेचर बनाते हैं, जिससे कि पीड़ित लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है। इसका दूसरा उपाय है कि ऊपरी कपड़ों का स्ट्रेचर बनाना, जैसे कमीज आदि का प्रयोग कर उसके दोनों तरफ, कपड़े के दोनों तरफ डंडे डालकर टेम्पररी स्ट्रेचर तैयार किया जाता है, जिससे घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तीसरा इसका उपाय है कि तैरने के लिए पीपे का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा है ट्यूब की सहायता से, यानी ट्यूब में हवा भरकर के भी तैरने में मदद होता है, तैरने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे केले के पेड़ के तने का प्रयोग भी बचाव के लिए किया जाता है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखें। बिहार में अक्सर बाढ़ आती है, क्यों आती है? इसके 4 कारण इस प्रकार हैं कि उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल राशि जमा हो जाने के कारण बाढ़ आती है। दूसरा इसका उपाय है कि नदियों में सिल्ट के जमने से नदी के तले की गहराई में कमी होती है। तीसरा कारण है कि बिहार में नदियां जो है अक्सर मार्ग परिवर्तित करते रहती है। और चौथा कारण है कि उत्तर बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि के कारण जल से पूरा भर जाती है, जो आगे चल के जब ज़्यादा हो जाता है तो वो बाढ़ का दृश्य उपस्थित करती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हमारा अगला प्रश्न है कि भूस्खलन
भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? तो भूस्खलन कई रूप में ही होते हैं, जो इस प्रकार है। इसका पहला है कि शैल अथवा मृदा अपपतन। शैल अथवा मृदा अपपतन, इसमें अचानक टूटकर स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा है सरपन। सरपन में बड़े शैल टूटकर गतिमान होकर तेजी से गिरते हैं। तीसरा है प्रवाह, यानी इसमें लगातार शैलों का गिरना लंबे समय तक जारी रहता है। और चौथा है कि वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना। ये सब भूस्खलन के रूप हैं। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है कि वज्रपात किसे कहते हैं? वज्रपात भी आपने सुना होगा। वज्रपात किसे कहते हैं? तो बच्चों, वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने और उनके आपस में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है, इसे ही वज्रपात कहते हैं। इससे पशु और मनुष्य मारे जाते हैं, मकान टूट जाते हैं, और यदि यही बिजली पेड़ पर गिरती है तो वो पूरे पेड़ को जला करके राख कर देती है। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न है कि ओलावृष्टि क्या है? ओलावृष्टि से आप क्या समझते हैं? बच्चों, वर्षा के साथ साथ बर्फ के टुकड़े की बौछार को ओलावृष्टि कहा जाता है। खरीफ फसलों के साथ ओलावृष्टि से फसल की बर्बादी होती है। जब खरीफ फसल यानी कि जब जमीन में फसल उगी रहती है, लगी रहती है, उस समय यदि ओलावृष्टि होगा तो पूरा फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है। जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे संपन्न होता है तब वाष्प हिमकण के रूप में मटर के दाने से लेकर के बॉल के आकार तक, बड़े बड़े गेंद के आकार में नीचे गिरता है। इसे ही ओलावृष्टि कहा जाता है। इससे फसलों और पशुधन की भारी क्षति होती है और खरीफ फसलों के अलावे खेत खलिहान में रखी गई फसल की भी बर्बादी होती है। इसके बाद का हमारा प्रश्न है कि चक्रवात किसे कहते हैं? सातवां प्रश्न है हमारा, चक्रवात किसे कहते हैं? बच्चों, जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दबाव रहता है तो बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु चलती है, उसको हम चक्रवात कहते हैं। यानी तेज गति से जो वायु चलती है उसी को हम चक्रवात कहते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है बच्चों कि आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन हैं? आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन है? बच्चों, आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और तीसरा है गांव अथवा मोहल्ले के लोग। यानी स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन क्या है? बच्चों, स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही आपदा के पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। दूसरा है स्वयंसेवी संगठन। यह सरकार से, स्वयंसेवी संगठन जो है वो सरकार से सहायता प्राप्त कर अपने स्तर से आपदा के समय लोगों की मदद करता है। और तीसरा और सबसे आखिरी घटक है गांव अथवा मोहल्ले के लोग। यानी जब भी किसी तरह की आपदा आती है तो सबसे पहले तत्काल में हमारी मदद कौन करता है? गांव और मोहल्ले के लोग ही करते हैं। इसलिए इसको भी आकस्मिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक में रखा गया है। तो बच्चों, ये था आपदा प्रबंधन जिसे हमने बताया। इसी के साथ ही भूगोल विषय आपका समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये सारा अध्याय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत हो और कोई क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।